आपको पता है भारत की सबसे महंगी जमीनों में से कई जमीनों पर एक ऐसी कंपनी काम करती है जो खुद जमीन की मालिक भी नहीं है, लेकिन इन्हीं से ये हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। और इस कंपनी के शेयर की प्राइस अभी 100 रुपए के आसपास ही चल रही है। तो ये कंपनी ना ही सीमेंट बनाती है, ना ही स्टील और ना ही फ्लैट, लेकिन फिर भी देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट इसी कंपनी के पास है। और सबसे हैरान करने वाली बात, पिछले कुछ सालों में इसने कई लाख निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो इस कंपनी का नाम है एनबीसीसी। अब सवाल यह है कि क्या एनबीसीसी की कहानी कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। देखिए, कुछ साल पहले दिल्ली में हजारों परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी अपने फ्लैट्स को लेने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें काफी समय बीत जाने के बाद भी फ्लैट्स नहीं मिले। बिल्डर्स गायब हो गए और प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए और लोगों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। तब सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए एक गवर्नमेंट कंपनी को ये सारे प्रोजेक्ट दिए जाएं, और वो कंपनी थी एनबीसीसी। यहीं से मुझे पहली बार समझ आया कि एनबीसीसी सिर्फ एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब यहाँ जब लोग एनबीसीसी का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, लेकिन एनबीसीसी का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से अलग है। ये ज्यादातर ईपीसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रूप में काम करती है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां ये बिल्डर बनकर खुद पैसे नहीं लगाती, बल्कि उन प्रोजेक्ट को मैनेज करती है और वहीं से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी रिस्क कम, डेट कम, असेट लाइट मॉडल। और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा सोचिए, भारत आने वाले 10 सालों में अपने इंफ्रा का क्या करने वाला है। नए नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, रेलवे रीडेवलपमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसेज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बन रही है, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और पब्लिक इंफ्रा भी बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है। तो इन सारे प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होगी? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। और यही होती है एंट्री एनबीसीसी की। तो जब सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है तो एनबीसीसी जैसी कंपनीज को सबसे बड़ा फायदा होता है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप भी छुपा हुआ है जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं देखते और सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ ऑर्डर बुक देखकर ही किसी भी स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, जो सबसे बड़ी उनकी गलती है। क्योंकि जो ऑर्डर बुक है वो किसी कंपनी को कितने ऑर्डर मिले सिर्फ ये बताती है, प्रॉफिट नहीं बताती। अगर प्रोजेक्ट में डिलेज हुए, इनका जो एग्जीक्यूशन कॉस्ट है वो ज्यादा लगा, या इनका जो पेमेंट साइकिल है या गवर्नमेंट अप्रूवल है वहां से अगर डिलेज हुए, तो उसका सीधा असर इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। और यही रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं देखते। ऐसी जो पीएसयू कंपनीज होती हैं उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो स्वागत है आपका 100 डेज की सीरीज में, डे 29 एनबीसीसी। तो आइए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, एनबीसीसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न एंटरप्राइज कंपनीज में से एक है, जिसे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और इसका काम क्या है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या करती है? प्रोवाइड करती है रियल एस्टेट सेक्टर में। अब इनका हम लोग बिजनेस सेगमेंट देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से ये 91% रेवेन्यू जनरेट किए थे FY25 में, जो 92% था FY22 में, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, थोड़े से और भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैसे ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो पीएमजीएसवाई नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट इनिशिएटिव में काम करती है। होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो भी होम्स वगैरह होते हैं, जो रीडेवलपमेंट का काम होता है, उसको क्या कर रही है? कंपनी करती है। और इसके साथ में देखिए कंपनी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईएम्स, एम्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं भारत के, जिसके लिए कंपनी क्या कर रही है? काम कर रही है। और वहां से क्या कर रही है? अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। अब इनका देखें हम लोग तो इनका जो सेगमेंट था वो FY25 में 13% से ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ मिली थी, वो ग्रो हुआ था। अब इनका हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देखें तो कंपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज से जो ईपीसी मॉडल्स पे काम कर रही है वहां से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। 7% था FY25 में और वही 7% था FY22 में भी। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? अपनी जो ईपीसी जो सर्विसेज है उसको क्या कर रही है? जैसे चिमनी बनाना हो गया, कूलिंग टावर्स बनाना हो गया, कोल हैंडलिंग प्लांट्स हो गए, ऐसे क्या कर रही है कंपनी? अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और किसको प्रोवाइड करती है? तो देखिए एनटीपीसी, भेल, इंडियन ऑयल, ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज है भारत की, जिसको ये क्या कर रही है? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ईपीसी मॉडल पे कंपनी क्या कर रही है? काम कर रही है। और इनका जो ये बिजनेस है वो 52% से ईयर ऑन ईयर में मतलब ये ग्रो हुआ है FY25 में। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी चीज है। और तीसरा इनका रियल एस्टेट है, जहां से ये 2% रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने FY25 में और 1% किया इन्होंने FY22 में। रियल एस्टेट में क्या है कि ये टाउनशिप वगैरह बनाना हो गया, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स वगैरह हो गई और शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए, ये भी कंपनी क्या कर रही है? बना रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी कंपनी क्या कर रही है? अपना काम कर रही है। अब इनकी हम लोग जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो कंपनी भारत के साथ साथ विदेशों में भी प्रोजेक्ट ले रही है, वहां पे भी क्या कर रही है? कंपनी काम कर रही है। तो कहां कहां कर रही है देखें तो मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, सिसिली हो गया, दुबई हो गया, जिद्दा हो गया, ऐसे कई सारे देश है जहां क्या कर रही है? कंपनी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है और वहां पे भी कंपनी क्या कर रही है? काम कर रही है। अब यहाँ देखें तो कंपनी और नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। कहां पे? मोरक्को में, जिनिया में, फिलीपींस
फिलीपींस में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी क्या करी कंपनी, और जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज है वो ढूंढ रही है और वहां पे भी अपने एक्सपांशन को लेकर के प्लान कर रही है। तो कंपनी के लिए जो क्या है काफी अच्छी चीज है। अब इनका हम लोग प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी ने एक्वायर किए, जो कंपनी ने कंप्लीट भी किए हैं। इसमें यहाँ पे देखें तो एम्स बिलासपुर हो गया, एम्स देवगढ़ हो गया, आईएम साबलपुर हो गया, ऐसे कई सारे जो प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किए हुए हैं, तो वो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ठीक है, इसमें देखें तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, डिफेंस के लिए फेंसिंग वगैरह का काम भी कर रही है, उनके लिए भी जो प्रोजेक्ट वगैरह मतलब उनका जो बॉर्डर एरिया में जो उनके कंस्ट्रक्शन का काम होता है, फेंसिंग वगैरह काम होता है, वो भी कंपनी क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है, काम करती है। साथ में ये मेट्रो इंफ्रा और इरिगेशन प्रोजेक्ट भी एक्वायर करती है और वहां पे भी क्या कर रही है, कंपनी काम करती है। अब इनका हम लोग ऑर्डर बुक देखें, जो रिटेल इन्वेस्टर को काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो ऑर्डर बुक देख करके कभी कभी क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं। जबकि खाली ऑर्डर बुक देखना, मतलब ऑर्डर बुक देखना सही तो है, लेकिन खाली ऑर्डर बुक पे किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना वो थोड़ी सी चीज गलत है। लेकिन इनके पास ऑर्डर बुक देखें तो इनके पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है। मतलब कंपनी आने वाले 2-4 साल के लिए तो फिक्स हो चुकी है कि भाई इनके पास इतने ऑर्डर हैं, ये कंपनी क्या करे, काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन कितनी जल्दी हो रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी एग्जीक्यूशन होगा उतनी जल्दी उनकी प्रॉफिट वहां से जनरेट होना चालू हो जाएगा, उनको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इन्होंने मेजर प्रोजेक्ट जो है एक्वायर किए हैं 12,712 करोड़ के, 406 एकड़ सैटेलाइट टाउनशिप बनाने के लिए श्रीनगर में। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी अचीवमेंट है। साथ में 9,445 करोड़ का इन्होंने 16 सुपर टेक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए हैं। 3,500 करोड़ के इन्होंने सहकारी आवास का प्रोजेक्ट जो है वो भी इनको मिला हुआ है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी के पास है और उनकी ऑर्डर बुक जो है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की, जबकि इसका मार्केट कैप वो काफी कम है इसके रिस्पेक्टिव में। ठीक है, इनकी ऑर्डर बुक स्प्लिट देखें तो एनबीसीसी का 82,500 करोड़, एचएससीसी का 10,600 करोड़, एचएससीएल का 6,800 करोड़, एनएससीएल का 200 करोड़ प्लस है। इनका कोलैबोरेशन देखें तो इन्होंने हुडको के साथ में कोलैबोरेट भी किया था 2024 में। साथ में इन्होंने राइट्स जैसी कंसल्टेंसी के साथ भी काम किया सितंबर 2024 तक। जब न्यूज आई थी तो राइट्स के शेयर भी काफी तेजी से बढ़े थे, अगर आप लोग नोटिस किया होगा तो। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखें तो कंपनी के पास लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी क्या, 2,645 करोड़ की लायबिलिटी है, जो 2,964 करोड़ की थी FY25 में। तो कंपनी अपनी लायबिलिटी को क्या कर रही है, धीरे धीरे कंप्लीट कर रही है, कम कर रही है। इसके बाद में कंपनी की जो फोकस देखें तो 2 से 3 साल में कंपनी क्या कर रही है, अपनी ऑर्डर बुक की जो ग्रोथ है उसको 25 से 35% तक ग्रोथ ये क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि यहां से इनको इतनी परसेंट की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ में 20 से 25% इनका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो सकता है। कंपनी का ये प्लान है आने वाले 2 से 3 सालों में। अगर ये होता है तो कंपनी में जो इन्वेस्टेड है उनके लिए काफी अच्छी न्यूज होगी और हमारे लिए भी इन्वेस्टेड मतलब अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि भाई हम लोग नए इन्वेस्टर्स हैं। साथ में देखिए कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका मार्केट कैप 28,936 करोड़ है, जबकि इसकी ऑर्डर बुक इससे 4 गुना ज्यादा है, मतलब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 107 चल रही है। यहाँ हाई देखे तो 126, लो देखे 77.2 का। स्टॉक की जो बुक वैल्यू देखे तो 11.2 की है, मतलब लगभग 9 गुना पे जो स्टॉक की करंट प्राइस है वो ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी देखे 43.7 का, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 70.9 का। मतलब स्टॉक इस समय इसकी वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। बाकी इनका डेट टू इक्विटी देखे 0.00 का है, क्योंकि हमने देखा था कंपनी की ताकत ये जो कंपनी इसकी जो मतलब नॉर्मल जो कंपनीज है कंस्ट्रक्शन कंपनीज उसके जैसी नहीं है। इसका जो मॉडल है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रही है। मतलब ये क्या कर रही है, ईपीसी प्रोजेक्ट हैंडल करती है। वहां से क्या कर रहे हैं, ये इनको बहुत ज्यादा अपना पैसा लगाना नहीं है, तो इनके ऊपर डेट कम चढ़ेगा, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू वहां से इनको मिलता रहेगा। और ये क्या करती है, कंसल्टेंसी की सर्विसेज से काफी ज्यादा पैसा कमा रही है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इनका एबिटा देखे तो 24.3 का है, डेट टोटल जो है 0.26 करोड़ का है। 28,900 करोड़ की कंपनी है और उसके ऊपर डेट कितना है, मात्र 2.6 करोड़ का, 0.26 करोड़ का। मतलब ये कंपनी कितनी अच्छी चीज है, ऑलमोस्ट इसको हम लोग डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं। इनका ओपनिंग मार्जिन बहुत ही कम है, 4.79% का है। मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में ये खाली 4.79 रुपीज का प्रॉफिट जो है जनरेट करे। बाकी प्रॉफिट को देखें तो 10.2 का है। सेल्स ग्रोथ देखें यहाँ पे इनकी 7.06 की है। प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली अच्छी नहीं है बाकी कंपनियों के रिस्पेक्टिव में, लेकिन ठीक है क्योंकि कंपनी को ऊपर डेट नहीं है। बाकी कंपनी के पास ऑर्डर बुक वगैरह भी अच्छी है और इसमें जो कंपनी काम कर रही है, एग्जीक्यूशन कर रही है, वो भी बहुत इसी तरीके से हो रहा है। अब इसके हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं तो हमें समझ में आए कौन कौन इसमें इन्वेस्टेड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट का भरोसा भी इसमें रहता है। यहाँ देखें तो प्रमोटर्स जो है वो 61.75% का होल्डिंग अपनी बना के रखे। प्रमोटर्स कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें एफआईज जो है वो 4.99% थे, इन्होंने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की थी, फिर थोड़ी डिक्रीज की है, 5.34 से 4.99 पे आ गए। बल्कि जो डीआईज हैं उन्होंने अपनी 10.97 से 12% तक की पहुंचाई थी, लेकिन उन्होंने भी लगभग 2% अपनी होल्डिंग क्या गई है यहाँ पे डिक्रीज की। और जो पब्लिक है वो 22.5% का स्टेक बना के रखी। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर है वो 12,77,277 है। मतलब पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफी रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया था। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या आपको एनबीसीसी पसंद है, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल हाँ, मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद है। क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक्वायर करने के लिए वो जो कैपेबिलिटी चाहिए, एक्सपीरियंस, ब्रांड ट्रस्ट और एग्जीक्यूशन की, वो सब कंपनीज के पास नहीं होती। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या एनबीसीसी 100% का रिटर्न देगी, तो वो गलत सोच रहा है। क्योंकि जो पीएसयू कंपनीज होती है उसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है सेंटीमेंट का। जब थीम चलती है तो पीएसयू स्टॉक्स रॉकेट हो जाते हैं, लेकिन जब थीम डाउन हो जाती है तो यही स्टॉक को कोई
पूछता भी नहीं और ये स्टॉक्स महीनों तक साइडवेज रहते हैं। इसलिए मैं पर्सनली एनबीसीसी को थीम बेस्ड स्टॉक नहीं मानता, बल्कि इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ में शामिल करता हूं। लेकिन ऐसी कंपनियों में एंट्री जो होनी चाहिए वो हमेशा वैल्यूएशन देख के होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी कंपनी में अगर हाई वैल्यूएशन पे एंट्री ले ली जाए तो वहां आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन वही अच्छी कंपनी में अगर सही वैल्यूएशन पे एंट्री ली जाए, सही प्राइस पे एंट्री ली जाए, तो वो आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या एनबीसीसी एक अच्छी कंपनी है या खराब, सवाल ये है कि क्या भारत में आने वाले 10 सालों में इंफ्रा का जो बूम है वो लगातार बना रहेगा और क्या भारत इंफ्रा सुपर पावर भी बन पाएगा। और अगर आपका जवाब हाँ है तो एनबीसीसी जैसी कंपनियों को इग्नोर करना आपके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग धीमी पड़ी तो ऐसे स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ रिस्क तो है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में एनबीसीसी की कहानी क्या होगी, कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये सीरीज आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, लाइक भी करना और अपने इन्वेस्टर्स फ्रेंड के साथ इस सीरीज को शेयर जरूर करना।